अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम एसी जनरेटर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके बलोचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको डिस्क्राइब कर देना आ जाना चाहिए द मेन कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। एसी जनरेटर। स्टूडेंट्स, हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। अब हम उसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। हमारे पास इसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी हम इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसका हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है एसी जनरेटर का, यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जनरेटर मीन जो कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी इसमें क्या होता है, हम एक फॉर्म एनर्जी की प्रोवाइड करते हैं और वो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन सी हम प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली हम जो फॉर्म उसको प्रोवाइड करते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए कन्वर्ट करता है, चेंज करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब किस तरह ये कन्वर्ट होता है एसी जनरेटर का? फर्स्ट तो हम जो प्रिंसिपल है वो हमने मेंशन किया कि इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास जो डायग्राम है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो हमारे पास है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेट से। यहां पर हमने दो मैग्नेट के पोल्स दिखाए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल और राइट साइड पर ये हमारे पास है साउथ पोल। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो एक्चुअली निकलते हैं नॉर्थ से टुवर्ड्स साउथ। तो इसकी डायरेक्शन हम यू बना लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इस डायरेक्शन में, इस तरह। इसके साथ जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर आर्मेचर एक्चुअली इसका वो पार्ट है जो कि रोटेट करता है, यानी एक्चुअली जो रोटेटिंग पार्ट है उसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये कॉइल आपको नजर आ रहा है, ये जब रोटेशन करता है तो इस रोटेटरी पार्ट को हम कहते हैं आर्मेचर। इसके साथ यहां पर नीचे, अगर आप कॉइल के नीचे आ जाए तो यहां पर इसके साथ कुछ रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, एक जो येलो कलर के हैं ये रिंग्स। अब इन रिंग्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्या है, क्यों यहां पर हम इसको जो है एडजस्ट करते हैं? स्लिप रिंग एक्चुअली ये करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं एक रोटेटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के दरमियान। यानी यहां पर अगर आप देखें, एक हमारे पास रोटेटरी पार्ट है जो कि आर्मेचर है ऊपर वाला, ये हमारे पास रोटेटरी पार्ट है। और अगर आप नीचे देखें, इसके साथ हमने एक वायर कनेक्ट किया हुआ, ये स्टेशनरी पार्ट है, एट रेस्ट इसको हम कह सकते हैं, यानी जो कि मूव नहीं करता। तो इन दोनों के दरमियान जब करंट की इंटरचेंजिंग होती है, एक्सचेंज होती है, रोटेटरी से लेकर एटरेस्ट जो वायर है या एटरेस्ट से लेकर रोटेटरी तक, चूंकि मुख्तलिफ चीजों में यूज होता है, मोटर में भी यूज होता है, जनरेटर में भी, तो इसीलिए दोनों में जब करंट एक्सचेंज होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स के आगे ये जो आपको फ्लैट डायग्राम्स नजर आ रहे हैं, फ्लैट पार्ट्स, इनको हम कहते हैं ब्रशेस।
दोनों प्लूरल है इनका, ब्रशेस, एक को हम ब्रश कहते हैं। ब्रश एक्चुअली क्या करता है, स्लिप रिंग से करंट को कंडक्ट करता है इस वायर में, यानी ये एक्चुअली इस स्टेशनरी वायर और रोटेटरी पार्ट के दरमियान जो हमारे पास स्लिप रिंग्स है, उन दोनों के दरमियान जो कंटेक्ट प्रोड्यूस करता है वो उस पार्ट को हम कहते हैं ब्रश, और दोनों को हम ब्रशेस कहते हैं। यहां से फिर करंट जो है वो बाहर निकलता है। अब फंक्शन इसका किस तरह होता है, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, जब हम फ्लक्स चेंज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो हमें क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर एज अ रिजल्ट हमें क्या देता है, इंड्यूस्ड करंट देता है। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर हम फ्लक्स चेंज करते हैं और फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और ईएमएफ के एज अ रिजल्ट ऑफ ईएमएफ वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। यानी देखिए हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं, जब वो रोटेट होता है तो रोटेटरी एनर्जी जो है वो एक्चुअली क्या है, वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, यानी ये मूवमेंट में है तो इसकी जो मूवमेंट में जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब ये मैकेनिकल एनर्जी ये कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, यानी हमें रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किस तरह होता है, जिस तरह कि हमने पढ़ा कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल कॉइल है जो हमने शो किया हुआ है, देखिए इसके ऊपर हमने एरो भी शो किए हैं, ये आपने मैग्नेट के दरमियान रखा है, दोनों पोल्स के दरमियान। अब जब आप इसको रोटेट करते हैं, देखिए ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये रोटेटरी लाइन है, यानी ये वो एक्सिस है जहां से हम इसको रोटेट करते हैं। तो अगर आप इसको रोटेट कर लें, देखिए जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे। अगर आप इसको सेकंड फिगर से रिलेट कर ले, यहां पर देखिए सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल इससे पास हो रहे हैं इस तरह, यानी अगर ये कॉइल इसके लिए परपेंडिकुलर है तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगे, देखिए। और अगर ये पैरेलल है इस तरह तो फिर इससे देखिए कोई भी लाइन पास नहीं होती, क्योंकि लाइन इसके ऊपर से या इसके नीचे से गुजरती है, इसके अंदर से इसकी एरिया से पास नहीं होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो इससे कोई लाइन पास नहीं होती। जब ये परपेंडिकुलर बन जाए, यानी जब इसको हम रोटेट कर ले, जब इसको आप रोटेट कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल यूं इसको रोटेट करते हैं, तो देखें ये कॉइल जब रोटेट करता है तो इसका जो एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता परपेंडिकुलरिटी की तरफ जाती है, यानी फील्ड लाइंस इससे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं। पहले 0 फील्ड लाइंस पास होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं, और जब ये मैक्सिमम पर चला जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब उससे मैक्सिमम फील्ड लाइंस जो है वो पास होते हैं। फिर जब ये आगे रोटेट करता है तो पैरेलल परपेंडिकुलर से फिर पैरेलल की तरफ जाता है, तो फिर जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो डिक्रीज होती है और फ्लक्स जो है वो फिर डिक्रीज होता है। तो अगर आप देखें फर्स्ट केस में क्या होता है, जब ये फॉर एग्जांपल ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है यहां पर, यानी अब इसने मूवमेंट शुरू नहीं की है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है। और ये बात भी याद रखिए कि जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है, यानी जरूरी नहीं कि उससे फील्ड लाइंस पास हो जाए, बल्कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चेंज इन फ्लक्स, यानी जब तक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता, तब तक जो है हमारे पास करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी अगर फील्ड लाइन पास हो भी रहे इससे, और अगर आप इसको चेंज नहीं कर रहे, सो यहां पर कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। तो अगर आप इसको अब रोटेट कर ले, देखें जब आप इसको रोटेट कर लेते हैं इस फॉर्म में, जब ये आ जाता है यानी पैरेलल बन जाते हैं, तो देखिए पहले इससे मैक्सिमम लाइंस पास हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम लाइन, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइन इससे पास हो रहे हैं। आप इसको टर्न कर ले, इस पोजीशन पे ले, देखें अब इससे कोई लाइन पास नहीं हो रही, कोई लाइन पास नहीं, तो इसका मतलब ये कि फ्लक्स जो है वो 0 हो गया, यानी मैक्सिमम से फ्लक्स 0 पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स में चेंज आ गया। जब फ्लक्स में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि करंट इंड्यूस होता है, और जितना ज्यादा चेंज आता है उतना ज्यादा उसमें करंट इंड्यूस होता है। तो अगर अब इस ग्राफ को आप देखें, यहां से अगर हम इसको स्टार्ट कर ले 0 से, ओरिजिन से, तो एक एक्सिस पर हमारे पास क्या है, ईएमएफ है, वाई एक्सिस पर ये, और ये हमने एंगल शो की हुई है कि कितने एंगल पर कितना जो है उसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो अब देखें, या इसको आप चेंज ऑफ फ्लक्स भी कह सकते हैं। एक्चुअली यहां पर हम टाइम भी ले सकते हैं और यहां पर एंगल भी हम ले सकते हैं। अब देखें जब यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो देखिए करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंड्यूस हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है। जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा उतना करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अब जब ये इस टॉप पर आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल पैरेलल हो गया इसके लिए, यानी मैक्सिमम इसमें चेंज आ गया, तो करंट जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ।
अब जब ये अगेन परपेंडिकुलरिटी की तरफ जाएगा तो अब देखें इसकी एक तो ये है कि इसकी चेंज जो है मैक्सिमम आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो करंट की जो वैल्यू है देखें वो डिक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही यूं। अब देखिए 1 रिवॉल्यूशन में इसकी जो आपके पास करंट की जो डायरेक्शन है, जब ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो हाफ रिवॉल्यूशन में तो इसकी करंट की डायरेक्शन एक ही होगी, लेकिन जब वो नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में चूंकि ये कंडक्टर का बना हुआ है ये कॉइल, ये उलट हो जाता है, यानी इसका ये एंड जो है वो उस एंड पे चला जाता है, वो एंड इस एंड पे चला जाता है। तो अब ये जो करंट है यहाँ पर ये रिवर्स डायरेक्शन में अपेयर होगा। तो हम कहते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं इस सेगमेंट से, जो कि नीचे हमने ड्रा किया ग्राफ पर। तो देखिए ये एक्चुअली फर्स्ट मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, ये वो मैक्सिमम है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, और फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। तो इस तरह हमारे पास एक जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हर सेकंड में, हर एक इक्वल इंटरवल में जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेट। वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज हैज़ अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स। ठीक है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जो कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, और इसकी जो एक कॉइल आपको नज़र आ रही है इस फिगर में, इसके अंदर टर्न्स कितने हैं, 200 टर्न्स। तो आगे हमें बताया गया है कि द कॉयल हैज़ एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास एक कॉयल है इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि what should be the magnetic field in which the coil rotates in order to produce an EMF of maximum value of 240 volts। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है, ये इन्होंने कहा है कि हमारे पास ये कितनी होनी चाहिए कि जो कॉयल है वो ऐसे रोटेट करे कि जो मैक्सिमम वो ईएमएफ प्रोड्यूस करे उसकी वैल्यू क्या हो, वो हो 240 वोल्ट्स। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि जो ये कॉयल है हमारे पास, इसकी जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो कितनी है हमारे पास, वो है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो उसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और साथ ही हमें बताया गया है कि जो इसके अंदर टर्न्स हैं, इस कॉयल के जो टर्न्स हैं वो हमारे पास हैं 200, तो उसे हमने यहाँ पे डिनोट किया है n से। ठीक है, और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो इस कॉयल का एरिया है वो हमारे पास है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट्स हैं इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारे कैलकुलेशंस हैं वो स्टैंडर्ड वे में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। अब देखिए यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो यहाँ हम ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमने कितने सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है, हमने 120 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 120 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा कैलकुलेशन के बाद 1.2, ठीक है, 1.2 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह करते हैं, यहाँ पे डाटा में भी अपने पास लिख लेते हैं कि जो हमारे पास एरिया है वो अब बन रहा है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। और जो मैक्सिमम ईएमएफ ये एसी जनरेटर बना रहा है वो कितना हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है 240 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ई मैक्सिमम, ठीक है, ई मैक्सिमम वो हमारे पास है 240
वोल्ट्स। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने बी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट फार्मूला हमारे पास कौन सा रहेगा, जिसमें हमारे पास ये जो मैक्सिमम ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी यूज हो। ठीक है, और साथ ही हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। तो देखिए जो हमारे पास एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम वो देखते हैं कि वो क्या होता है। वो हमारे पास होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू एन ओमेगा, ठीक है, एन ओमेगा ए बी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू भी है, एरिया की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू नहीं है और वो है एंगुलर स्पीड ओमेगा की। तो यहाँ पे इस तरह कहते हैं स्टूडेंट्स के एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 multiplied by 3.14 multiplied by 3.14 multiplied by 50। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 314.3। ठीक है, 314.3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखें जो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है उसकी जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो हर्ट्ज होते हैं, जो कि इक्वल होते हैं 1/सेकेंड के। तो यहाँ पे हमारे पास पर सेकेंड आ गया। तो हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है उसके हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 314.3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि यही वैल्यू जब हम पुट करें इस एक्सप्रेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा बी इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ओमेगा ए। ठीक है, यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की यहाँ पे वैल्यू है 240 वोल्ट्स। ठीक है, 240 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास थे 200। ठीक है, जो कि अब मल्टीप्लाई होंगे एंगुलर स्पीड से, जो कि हमारे पास आई है 314.3 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जो आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एरिया से। एरिया हमारे पास आया था 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की 0.32। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिट्स क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास देखें बन रहा है वोल्ट्स पर रेडियन। ठीक है, पर रेडियन। सेकंड ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ये पर मीटर स्क्वायर से, क्योंकि नीचे का मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो हमारे पास बना देगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास सारे के सारे यूनिट्स हैं ये इक्वल होते हैं टेस्ला के। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू 0.32 टेस्ला। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर बात की थी, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करेंगे और फिर हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली क्या है, किस तरह हम इंड्यूस्ड करंट जो है वो स्टडी कर सकते हैं मुख्तलिफ कॉइल्स में या मुख्तलिफ सिचुएशंस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें ईएमएफ जो है एक्चुअली ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव, एफ फॉर फोर्स। आमतौर पर मिसकंसेप्शन ये है कि लोग इसको फोर्स कंसिडर करते हैं, बट जिस तरह के हमने बैटरीज में पढ़ा था कि आपके पास सपोज एक देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। सो जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, सपोज ये इलेक्ट्रिक करंट है इस सर्किट में, यूं ये सर्किट आप ड्रा कर लें, सिंपल सा सर्किट में ड्रा कर लेता हूं विदाउट एनी रेजिस्टर्स। सो अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्शन कंसिडर कर ले करंट की, सो यूं करंट जा रहा होता है, इसकी डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यूं चार्ज यहां पर आ जाता है। सो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस करंट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज को अगेन पॉजिटिव टर्मिनल पर हम किस तरह लाएंगे। सो बैटरी जो है एक्चुअली उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और इस चार्ज को वो अगेन पॉजिटिव टर्मिनल पर ले आती है, फिर वो यूज होता है इन द सर्किट। तो इस तरह जब
लोअर पोटेंशियल से यानी इस नेगेटिव से पॉजिटिव तक बैटरी इस चार्ज को ले आती है। सो जितना उस पर वर्क डन करती है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। एक्चुअली ये इस बैटरी की जो एनर्जी जो वो यूज करती है यानी जो वर्क डन वो करती है इस चार्ज पर, दैट इज ईएमएफ। सो